वे विद्यार्थी जो बीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का ये आपसे पूरा का पूरा पेपर है, यानी ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का हो चुका है 2023 का। ओके, तो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ये पेपर है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। 100 प्रश्न हैं, 100 के 100 प्रश्न इस पेपर में डिस्कस करे जाएंगे। और यहाँ से प्रश्न अधिकतर क्या होता है, जो पेपर है आपका, वो पेपर के अधिकांश प्रश्न जो है 2-4 प्रश्न ही इधर उधर होते हैं, नहीं तो सेम पेपर वो जो है ये क्योंकि नॉर्मल पेपर होता है तो इसलिए जो है इस पे ज़्यादा वो नहीं होता। तो आप ये ध्यान रखिए कि यदि आप ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका फ़ायदा हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि वे विद्यार्थी जिनका 24 तारीख को पेपर है वे 1-2 बार इस वीडियो को देख लें तो 100 प्रश्न अपने दिमाग से आप करके आ जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं ये बताना है, तो ज्ञान मीमांसा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है ज्ञान मीमांसा। तो राइट आंसर क्या होगा, ज्ञान मीमांसा कहते हैं। ओके, विश्वास और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? ज्ञान मीमांसा के नाम से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानवीय मूल्य आवश्यक हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ आर एजेंशियल हैं, काय के लिए? यानी जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए, जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये ध्यान रखिए, मेकिंग लाइफ इजियर एंड हैप्पी। मानव मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यूज़ का मेन मकसद क्या है? जीवन को सरल बनाना और उन्हें खुशहाल बनाना। ओके, यदि फ्रेंड्स आप बीए थर्ड ईयर के वो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो आपका 24 तारीख में पेपर होगा। इसको बताने का उद्देश्य यही है कि आपको एक पेपर पैटर्न का पता चल जाए कि पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ का जो पेपर है और वही सब्जेक्ट आपका भी है, तो चूँकि ये हो चुका है तो आप ये समझिए कि वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोग जो है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने जो है ज्ञान से आप पास हों। बस हमारा उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि आपको नॉलेजफुल चीज़ें मिलती रहें चैनल के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं की आवश्यकताएं होती हैं, क्या? यानी आप ये बताएं, नीड्स ऑफ द बॉडी आर टेम्पररी वाइल द नीड्स ऑफ द सेल्फ आर, यानी प्राकृतिक, जो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, राइट आंसर होगा इसका 4th, यानी प्रकृति। चलिए, यदि ज़रूरतें स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य हैं तो मैं उन्हें चाहता हूँ लगातार, कंटिन्यूसली। यदि कोई भी चीज़ है कंटिन्यूसली की जाती हैं तो उसके परिणाम निश्चित रूप से जो है अच्छे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 5 को देखिएगा। ज़रूरतें प्रकृति में हैं और हम उन्हें लगातार चाहते हैं। स्वयं गुणात्मक बनाना, यानी उनको क्या बनाना है आपको? सेल्फ क्वालिटेटिव बनाना। यदि वे गुणवान होंगी, उनकी अच्छी विशेषता होगी तो निश्चित रूप से वे आपको भी और आपको समाज में एक अलग स्थान दिलाती हैं। चलिए प्रश्न 6, बाई बिकम्स रिस्पॉन्सिबल टू आवर सेल्फ, यानी से हम स्वयं के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं सही समझ से। यदि राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम क्या हो जाएंगे? सही क्या हो जाते हैं? समझ से, सही समझ से हम जो है सही साबित होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होनी चाहिए हम लोगों की। तो मेन मकसद इस चैनल का सिर्फ ये है कि आपको नॉलेजफुल बनाना और आपको अपनी मेहनत से पास कराना, यानी आप स्वयं की मेहनत होगी। यदि आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, एक बार सुन लेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है प्रश्नों को हल करके आएंगे। ओके, बीए थर्ड सेमेस्टर के सारे छात्र छात्राएं चाहे वो कहीं भी पढ़ते हों, ओके, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एजुकेशन देना हो और एजुकेशन पर सबका अधिकार है। तो अच्छे कॉलेज से जुड़ने का, अच्छे कॉलेज से किसी भी अच्छी संस्था से जुड़ने का जो विद्यार्थियों को फ़ायदा होना चाहिए, हमारा पूरी कोशिश ये है कि आपको हर तरीके से आपको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। चलिए, तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 7। एक देश जिसने सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को पार कर लिया है उसके होने की संभावना है अधिक वैश्विक या पारस्परिक? तो राइट आंसर आपको पता ही है क्योंकि इस पर टिक भी लगे हुए हैं। ओके,
तो मेन मकसद क्या था? मेन मकसद सिर्फ ये था कि हमने PDF ग्रुप में डाल दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई PDF पर क्यों ना इस पर जो है एक वीडियो ही बना दी जाए, क्यों बहुत से विद्यार्थी देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन कहने का इस PDF से सबका भला हो सकता है। तो कोशिश ये, अच्छा खासा टाइम लगता है, तो मेन मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। देखने के बाद जब पेपर देने जाएंगे, आपका पेपर कहीं भी हो, तो आपको ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि हाँ भाई बात सही है कि हमने जो है थोड़ी मेहनत कर ली, तो उसका फ़ायदा आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया 4 स्तरों पर मूल्य द्वारा बनाई गई है। ये क्या है? व्यक्ति, परिवार, समाज, ब्रह्मांड। तो ये 4 मूल्य आपको पता होंगे। ऑप्शन बी है व्यक्ति है, व्यक्तियों से फिर परिवार, परिवार से समाज, समाज से ब्रह्मांड बनता है। ये देखने वाली बातें हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 9, अधिक सार्वभौम मानव व्यवस्था की आकांक्षा वाले व्यक्ति होंगे। अधिक समृद्ध, सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से ज़्यादा जिम्मेदार, अधिक शक्तिशाली, या कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका है बी, सामाजिक और पारिस्थितिकी रूप से ज़्यादा जिम्मेदार। प्रश्न नंबर 10, सह अस्तित्व का अर्थ होता है सह अस्तित्व। ओके, राइट आंसर होगा आपका ए। पसंद करने की स्थिति और मन की एक समग्र और सभी को शामिल करने वाली स्थिति क्या होती है जो आंतरिक सद्भाव पैदा करती है? वो होती है खुशी, हैप्पीनेस। जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर यह भागीदारी हमारे मूल्य के रूप में जानी जाती है। मूल्य, परिणाम, समृद्धि के, खुशी के, या बोध और समझ के। तो आपके बोध और समझ के हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। मनुष्य के लिए आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं। क्या आवश्यक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो क्या भौतिक सुविधाएं, जो फिजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, वे ज़रूरी तो हैं लेकिन पूर्ण नहीं होती। ओके, चलिए, खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या होती है? तो भावनात्मक स्थिति जो खुश रहने की होती है वो क्या होती है? खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या होती है? हैप्पीनेस, जॉय, आनंद, प्रसन्नता, उपयुक्त सभी। अगर हम इन चीज़ों को, व्हाट इज़ द इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, तो आनंद, प्रसन्नता, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें भावनात्मक स्थिति क्या होगी, तो भावनात्मक स्थिति को हम खुशी कह सकते हैं। लेकिन सारी जो आप देखने वाले चीज़ें हैं, ये सारे के सारे भाव ही हैं। आनंद, प्रसन्नता, ये सब भाव ही हैं। ओके, लेकिन इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो खुशी है। केवल भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना है, पशु चेतना के साथ रहना। केवल भौतिक सुविधाएं, उसके लिए कार्य करना क्या होता है? यानी अगर आप केवल भौतिक सुविधाओं के साथ कार्य करते हैं, केवल आपको चाहिए कि भाई बढ़िया सा घर हो, बढ़िया सा मकान हो, बस ये चीज़ें चाहिए, तो ये केवल इंसानों की चेतना नहीं है, ये सिर्फ पशु चेतना है केवल। ओके, मानव चाहता है कि भौतिक सुख सुविधाओं के साथ हमें सामाजिक और समाज के लिए कुछ करने वाली हमारे अंदर जो है मानसिकता हो कि हम समाज को कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि समाज जो बनता है बेहतर लोगों से, बेहतर एजुकेशन से, बेहतर उनका इकोनॉमिक स्टेटस से बनता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चल। अनादर के आधार पर भेदभाव का कारण होता है क्या? उपरोक्त सभी होते हैं, शरीर, धन, पुरानी मान्यताएं। तो राइट आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन 3 है। विश्वास, सम्मान, स्नेह, देखभाल, मार्गदर्शन, एक बार तय हो जाने पर सभी संबंधित होने का स्वाभाविक रूप है प्रेम। राइट आंसर होगा आपका ए। चलिए, स्नेह का अभाव कारण बनता है विरोध और ईर्ष्या का। राइट आंसर होगा आपका बी, 18 का बी। चलिए नेक्स्ट, स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? स्वयं का मतलब व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ होती है चेतना। यानी अगर हमारी चेतना जो कॉन्शियसनेस होती है, यदि वे स्वयं, ओके, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 19 का। स्वयं की आवश्यकता है क्या? कंटिन्यू, सतत प्रयास करना स्वयं की आवश्यकता है। यदि हम स्वयं कंटिन्यूसली कोई भी कार्य करें तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाता है व्यक्ति। प्रश्न नंबर 21, संस्कृत जैविक खाद्य पदार्थ भी अस्वास्थ्यकर हो सकते हैं यदि उनमें बहुत अधिक मात्रा हो। काहे की? पोषक तत्वों की, जैविक उत्पाद की, ग्लूकोज की। तो राइट आंसर क्या होगा?
ऑर्गेनिक वाली बात है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। जैविक और गैर जैविक भोजन में मुख्य अंतर क्या है? कीटनाशकों का उपयोग, राइट आंसर है ये। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर अगर बहुत ज़्यादा इस पर हम व्याख्या करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 100 प्रश्नों की बात है। तो जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? उपरोक्त सभी हैं, राइट आंसर आपको दिख रहा होगा डी। भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, गाजियाबाद में है जैविक खेती का केंद्र, गाजियाबाद। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और बी कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, हरित क्रांति जो है गेहूं की फसल से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। संस्कृति निम्नलिखित में से सभी को छोड़कर, संस्कृति में सभी को छोड़कर साझा पीढ़ियों के बीच प्रसारित, व्यवस्थित, असंगठित। तो जो संस्कृति होती है वो क्या होती है? पीढ़ियों के बीच प्रसारित होती है। आपने देखा होगा, आपने अपने माता पिता से सीखा, उन्होंने अपने माता पिता से सीखा। तो ये क्या चीज़ होती है? जो कुछ हम क्या करते हैं, जो मिलता है हमें उसे ट्रांसफ़र करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो जो भी जनरेशन होती है, जो हम सीख रहे हैं, हमें जो सिखा रहे हैं हमारे माता पिता, उन्होंने अपने माता पिता से सीखा था। ओके, चलिए। 5 ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होती है, प्रकृति स्थायी रूप से, प्रकृति अस्थायी रूप से, ना अस्थायी रूप से और ना ही उस रूप से। तो यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? 5 ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकताएं होती हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब 5 ज्ञानेंद्रियों की बात की जाए तो 5 ज्ञानेंद्रियां जो होंगी प्राकृतिक अस्थायी रूप से आप टिक कर सकते हैं इसका आंसर। ओके, बी। नेक्स्ट, स्वयं अन्वेषण 2 तंत्रों का उपयोग करता है, प्राकृतिक। पूर्ण संतुष्टि के लिए हमें ज़रूरत होती है केवल प्रसन्नता की, केवल सुविधा की। तो दोनों चीज़ों की होती है, हमें फैसिलिटीज़ भी चाहिए, हमें प्रसन्नता भी चाहिए। ओके, निर्णय जो अक्सर प्रकृति में दोहराए वाले होते हैं क्या कहलाते हैं? क्रमोदर्शित कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही है, क्रमोदर्शित। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किस पर आधारित होता है? व्यवसाय का दोनों पर होता है, ए और बी, यानी डी सही होगा आंसर इसका। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? साझा विश्वास प्रणाली के संदर्भ में पवित्र के माध्यम से महत्व की खोज करना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित क्या होती हैं? वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ का मतलब आप समझ गए होंगे कि वैल्यूज़, हर चीज़ की वैल्यूज़ होती है। सामान्य जीवन के अनुभवों और स्थितियों पर आधारित साझा मूल्य प्रणाली वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? उपसंस्कृति समूह। राइट आंसर है आपका डी। गांधी जी के 7 पापों में शामिल है क्या? मानवता बिना विज्ञान व चरित्र विज्ञान बिना ज्ञान। तो राइट आंसर है आपका डी। शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, उपयुक्त सभी, सारी चीज़ें शामिल हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मिशन क्या है? समाज सेवा, यानी शिक्षा का जो मकसद है वो है क्या? यानी एजुकेशन का मेन मकसद क्या है? लोगों को शिक्षा देने का मेन मकसद क्या है? समाज सेवा करना। ओके, तो जो शिक्षा देने का कार्य है वो समाज सेवा का कार्य है, आप इस बात को समझिएगा। ओके फ्रेंड्स, शिक्षा का कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, समाज सेवा। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच पुल का निर्माण किसने किया? यानी भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति और जो आपकी पश्चिमी संस्कृति है उन दोनों के के बीच में पुल का निर्माण करने की बात कही है। साथ ही कहने का मतलब ये है भारतीय संस्कृति
आज भी आप देखें पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति अपनाई जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, हम पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। यानी कहने का देखिए, तो दूसरे देश हैं हमारे यहाँ के जो संस्कृति है उसको अपना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति छोड़कर जो है दूसरों की संस्कृति अपना रहे हैं, जबकि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। चलिए, नैतिक शिक्षा का संवर्धन होता है नैतिक विकास और चरित्र के निर्माण में। ऑप्शन ए सही है। ओके, नैतिकता विज्ञान है, प्रश्न देख लीजिए, नैतिकता विज्ञान है। आगे पीछे वीडियो हो जाए, ये जो है आपकी पीडीएफ हो जाती है तो उसमें थोड़ी सी व्यवस्था आपको लगती होगी थोड़ा, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मैं भी ध्यान रखूँगा प्रश्नों का। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। चलिए, तो नैतिक शिक्षा संवर्धन है, ऑप्शन ए होगा 39 का। 39 के बाद प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। नैतिकता विज्ञान है आचरण का। नैतिकता यानी कंडक्ट, जो इथिक्स है उसमें यही सिखाया जाता है कि आपका जो कंडक्ट है, आपका जो आचरण है, तो आप आचरण बहुत बढ़िया होना चाहिए, कंडक्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए। ओके, आचरण। मानक विज्ञान का संबंध किससे है, मानक से है, स्टैंडर्ड से है। नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद मानक, यानी कहने का मतलब किसी चीज़ के मानक होते हैं, अगर वे मानकों पे कोई भी चीज़, चाहे वो कोई संस्था हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, यदि खरा उतरता तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास बढ़ता उस संस्था के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति। नैतिकता का मानक क्या है, भलाई। यदि आप भलाई का कार्य करते हैं, लोगों के हित में कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लोग मानते हैं। ओके, अच्छा। तर्क का मानक क्या है, सत्यता। तर्क को कभी भी परखना हो तो आप उसको कैसे परखेंगे, सत्यता पे। ये लॉजिकली बात कोई कर रहा है तो वो सत्यता के कितने नज़दीक है, तो इसलिए जो है लॉजिक को सत्यता के नज़दीक पाया जाता है। यदि आप कोई बात कह रहे हैं और उसका आपका लॉजिक सही नहीं है, तो लॉजिकली अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसका आपको तर्क देना होता है, उसका सत्यता प्रमाणित हो जाती है। ओके, तो इसलिए तर्कशील जो लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सत्यता के साथ बोलते हैं। सत्यता क्या है, जब जिस किस चीज़ का आपके पास लॉजिकली बात करेंगे, उसका प्रमाण आपके पास होगा, तो निश्चित रूप से आपकी बातों में, विश्वास में सत्यता झलकेगी। चलिए, सकारात्मक विज्ञान का संबंध कैसे है, तथ्य से। ओके, फैक्ट्स। अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसका फैक्ट्स है, उसके फैक्ट्स अगर आपके पास हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, सकारात्मक कहेंगे। किस राज्य का लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की तुलना में कम है। ओके, तो लोएस्ट सेक्स रेशियो है जहाँ पर, तो हरियाणा है, हरियाणा राज्य, जैसे कि आपको पता होगा। ओके, नैतिकता ना तो प्रायोगिक विज्ञान है, हो आगे पीछे हो जाती है पीडीएफ। प्रश्न नंबर 46 था, नैतिकता ना तो प्रायोगिक विज्ञान है ना ही कला। ये कथन क्या है, सही कथन है ये, ऑप्शन थर्ड सही है 46 का। सत्यता, सुंदरता और भलाई दर्शन शास्त्र के सिद्धांत हैं, ऑप्शन ए। नैतिकता के व्यवहारिक आयाम क्या कहलाते हैं, स्थितिक नैतिकता। ओके, राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 49, नैतिकता सही गलत का निर्धायक मानव कार्य है, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट, जब हम कहते हैं कि आचरण अच्छा है, हमारा तात्पर्य होता है नियमानुसार। ओके, जब किसी व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है तो हम ये बात जब कहते हैं तो क्या होती है, नियमानुसार बात होती है कि हाँ भाई वास्तव में उसका जो आचरण अच्छा है। प्रश्न नंबर 51, तर्क। सत्यता का आधार है विचार।
यदि आप अपने विचार तर्क के साथ प्रस्तुत करते हैं तो वो सत्यता के अधिक निकट होते हैं। नैतिकता सत्यता का आधार है। आचरण, नैतिकता और सत्यता का आधार आचरण होती है। यदि आपका व्यवहार, आपका कंडक्ट बहुत अच्छा है तो उसमें नैतिकता के साथ साथ सत्यता भी झलकती है। प्रश्न नंबर 53, नैतिकता का वर्णन मानक अनुसार होता है, सही और अच्छा। राइट आंसर होगा आपका बी। तो आप समझ रहे होंगे कि पेपर जो है किस कंडीशन से आया, इससे कि अंदाज़ा आपको हो जाएगा। यदि एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत सारा आपको फ़ायदा होगा। आपका जो 24 तारीख का पेपर है थर्ड सेमेस्टर का, उसमें मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा का उद्देश्य ए और सी दोनों है, यानी सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत मूल्यों को विकसित करना। और यानी राइट आंसर जो होगा आपका डी है। चलिए, वीडियो ज़रूर लंबी हो जाएगी लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके इसको देखने से आपके बहुत सारी चीज़ें, बात ये है कि आप पेपर को सही से करके आ सकते हैं। 100 प्रश्न हैं ये। चलिए, बावन के बाद 53 प्रश्न आएगा। नैतिकता का वर्णन है मानक अनुसार, सही और अच्छा, यानी ऑप्शन बी की बात कर रहे थे हम। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मूल्य शिक्षा का ए और सी दोनों होगा। 54 का डी सही है, यानी सार्वजनिक मूल्यों को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत मूल्यों को। चलिए, प्रश्न नंबर 55, सद्भाव व्यवस्था व्यवस्थित होगी। उपरोक्त सभी से 55 का डी होगा। स्वयं और समाज के मध्य सबसे। सही अस्तित्व का अर्थ क्या होता है? सह अस्तित्व होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, 56 नंबर का प्रश्न है ये। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 विश्व पर्यावरण दिवस 2011 किस देश के आतिथ्य माना गया है? तो भारत के लिए। वर्ष 2022 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? केवल एक धरती। प्रश्न नंबर 59 पे चलेंगे। प्रकृति के लिए समय विश्व पर्यावरण दिवस के लिए किस वर्ष की थीम रही? 2020 की थीम थी ये। प्रकृति के लिए समय विश्व पर्यावरण दिवस। मिट्टी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? 2015 को घोषित किया गया मिट्टी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। जीवन हेतु जल दशक कब घोषित किया गया? 5 से 15 राइट आंसर है इसका। विश्व हाथी दिवस। बार बार पीडीएफ जो है इधर उधर हो जाती है। मोबाइल से पीडीएफ बनाते हैं आप लोगों के लिए हम। भैया हमारे पास अभी इतने संसाधन नहीं है कि आप लोगों के लिए जो है लैपटॉप वगैरह खरीद पाए हम। ठीक है, तो चलिए, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका, ये 1972 में आया था। इस बात को ध्यान रखिए। और जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है और 1973 में क्या था? यानी टाइगर प्रोजेक्ट आया था। क्या आया था? टाइगर प्रोजेक्ट। ओके, वन्य जीव संरक्षण 1972 बताइएगा, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 बताइएगा। ये बातें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको हम छाता विधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम छाता विधान भी कहा जाता है इसको।
छाता विधान। ओके, ध्यान रखिएगा 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका 1986 का जो अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण, इसको छाता विधान भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको ध्यान रखना है ये बात। जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी अंग्रेजी में कहते हैं, इसको ए कहते हैं, ए जनानकीय। ओके, अंग्रेजी में डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड डेमोग्राफी। ओके, ए सही होगा। तो भैया पीडीएफ अगर बड़ी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको 100 प्रश्नों को करा दिया जाएगा। ओके, तो आपके जो 100 प्रश्न हैं 24 तारीख में मदद बहुत करने वाले हैं आप लोगों की। ओके, तो मेन मकसद हमारा सिर्फ ये है कि आप सब लोग पास हों, अच्छे मार्क्सों के साथ पास हों। और जब आप पास अच्छे मार्क्सों के साथ होंगे तो बेटा आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि बेटा अगर आप फेल होंगे तो नुकसान आप ही लोगों का है ना। क्योंकि देखिए नुकसान आप लोगों का ये होता है कि यदि एक भी विषय में आपकी बैक आ गई तो आप ये समझिए कि आपके 1200-1300 रुपये लग जाएंगे, क्योंकि 1025 रुपये तो फीस जाएगी, कटेगी। और फिर ऊपर से ऊपर से टेंशन और रहती है, बोले अगले पेपर में, अगले सेमेस्टर में इसकी परीक्षा भी देनी पड़ेगी भाई। तो इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि भाई एक तो बैक नहीं लगेगी, दूसरी बात नॉलेज हो जाएगी, और नॉलेज हो जाएगी तो भैया वो फ़ायदेमंद ही रहेगी, आपको नुकसान नहीं देने की। ओके, चीज़ों को इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप पढ़ रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं चीज़ों को, तो अच्छी बात है। चलिए, सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो पारित हुआ है 2005 में है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ओके, सूचना का अधिकार। ओहो, बार बार पीडीएफ ऐसा हो रहा है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम किस वर्ष हुआ था, आपको पता रहना चाहिए। 67 का आंसर ए है, यानी 2002। भ्रष्टाचार अधिनियम 1988, 9 सितंबर 1988 वाला ध्यान रखिएगा, आंसर ये है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 69, प्रथम नैतिक शिक्षक कौन था। तो प्रथम नैतिक शिक्षक कौन था, इनमें से कोई नहीं। ओके, राइट आंसर है, इनमें से कोई भी नैतिक शिक्षक नहीं था। पता नहीं क्या हो रहा है, पीडीएफ बार बार जो है, या तो ज़्यादा बड़ी वीडियो की वजह से ऐसा हो रहा है। तो राइट आंसर आपका 69 का हो गया था, 69 का डी हो गया था। चलिए 70 पे चलते हैं। बगैर सिद्धांत राजनीति का कथन किसका है, महात्मा गांधी का कथन है ये, 70 का ए है। बगैर कार्य संपत्ति के उदाहरण हैं, उपरोक्त सभी हैं ये, 71 का डी। चरित्र से प्राप्त होता है शक्ति, पावर, रिस्पेक्ट, आदर, संपत्ति। अगर आपका चरित्र बढ़िया है तो आपको क्या चीज़ें मिल सकती हैं। देखिए, चरित्र से जो है आदर भी मिलता है। यदि आपका चरित्र बढ़िया है तो लोग आदर भी करते हैं आपका। पावर तो अपने आप मिल जाएगी आपको। चरित्र बढ़िया होने से शक्ति भी मिलती है, शक्ति के साथ आदर भी मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, जब चरित्र बढ़िया होता है तो आपकी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि लोग आपको आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो इसमें आंसर ए होगा। चलिए 72वें प्रश्न पे चलते हैं। बार बार पीडीएफ आगे पीछे हो रही है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन कोशिश हमारी जारी है।
73वें प्रश्न, विवेकानंद जी का शिक्षा प्राप्ति का मूल आधार क्या था? चरित्र निर्माण करना, यानी उनका मेन मकसद ये था कि शिक्षा ऐसी हो जो चरित्र का निर्माण करती हो। तो शिक्षा का मतलब तो यही है कि अगर शिक्षा ऐसी है जो चरित्र का निर्माण करती है तो वास्तव में शिक्षा है। जो चरित्र का क्षय करे वो शिक्षा नहीं हो सकती, शिक्षा वही है जो चरित्र का निर्माण करती हो। बार बार चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। अच्छा नैतिक जीवन तो 73 हो गया था आंसर हमारा, 73 का हो गया था कि चरित्र का निर्माण करना। अब बात है 75 की, विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अच्छा नैतिक जीवन, यानी ए सही है। 75 पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 75। देखिए बार बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो मैं उसके लिए चाहूँगा, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा PDF आगे पीछे हो रही, शायद PDF में पेज ज़्यादा होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मोबाइल की मेरे इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है जो ये है। लेकिन जैसा भी है मेरा साथ दे रहा है, कॉलेज का ही मोबाइल है, तो मैं तो ये भैया आप लोगों के लिए ही मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जो चीज़ मिल रही है तो और बेहतर ढंग से मिल जाए। चलिए, तो 74 के बाद आएगा 75। हिंदू दृष्टिकोण अनुसार जीवन के कितने उद्देश्य? 4 उद्देश्य हैं। ओके, राइट आंसर आपका ए है 75 का। नेक्स्ट, अर्थ धर्म कर्म, अर्थ जो है अर्थ है, कर्म है, धर्म है, और चौथा क्या है? मोक्ष। ये आपका चौथा है, आपको ध्यान हो, आपको ये पुरुषार्थ है आपके जीवन के। पहले मकसद इन्हीं का होता था। NEP 2020 प्रणत की गई मूल्य जो वैल्यू एजुकेशन है आपकी, उसकी उद्देश्य से कि शिक्षा की मूल्य होना चाहिए। लोग एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में ये स्थापना हुई है इसकी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, 22 सितंबर 1974 में स्थापना हुई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। करों का निरंतर भुगतान सिद्धांत है, ए और बी दोनों के लिए है, ऑप्शन सी सही होगा 79 का। आध्यात्मिक मूल्य की विशेषता क्या है? आध्यात्मिक मूल्य की विशेषता उपयुक्त सभी हैं। 80 प्रश्न नंबर का है ये। 20 प्रश्न और रह गए भाइयों। पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रयोग किया है टांसले ने किया है, इस बात को आप ध्यान रखिए। टांसले ने 1935 में पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं। अगर केवल शब्द ये आएगा पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया है, तब आप जो है आंसर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब भी पारिस्थितिक तंत्र शब्द बोला जाए तो टांसले इसका आंसर होगा। ओके, तो पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम की बात की जा रही है। ओके, ध्यान रखिएगा। भारत में विकसित पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत में पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट है, जो पहले कभी उत्तराखंड में होता था, पहले कभी उत्तर प्रदेश में होता था, अब वर्तमान में उत्तराखंड है। क्योंकि आपको पता होगा 2000 में आपके ही प्रदेश उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का क्या हो गया, यानी यहाँ से उत्तराखंड निकल गया। तो पहले ये भारत में हुआ करता, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, अब ये उत्तराखंड में चला गया है। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है वर्तमान में, पहले ही उत्तर प्रदेश में हुआ करता था 2000 से पहले। ओके, चलिए, तो भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क जो कि उत्तराखंड में है इस समय। चलिए, 5 जून मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया था 5 जून। और पहली बार जब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो ये ध्यान रखिएगा 1972 में घोषणा हुई थी और सन 1973 में पहली बार मनाया गया था। जो पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में, घोषणा हुई थी 1972 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा अलग से। ओके, तो PDF ने बहुत दिक्कत कर दी है। PDFों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से शायद ऐसा हो रहा है,
लेकिन कोई बात नहीं, हम लगातार डटे हुए हैं कि रुकावटें चाहे हमको कितना भी रोकें, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि 100 के 100 प्रश्न आपको बताए जाएं, ताकि आप कहीं भी इसको 1-2 बार देख लेंगे तो शायद आप बढ़िया तरीके से अपने पेपरों को कर आएंगे। सभी छात्र छात्राएं इसको ज़रूर देखें, और जो भी भाई बहन तुम्हारा कहीं भी पढ़ रहा है तो भी वीडियो ज़रूर देख ले, क्योंकि भाई मार्केट में भी सिलेबस आपके पास नहीं है तो जाहिर सी बात है पेपर कैसे दोगे नहीं तो सारे विद्यार्थी इस चीज़ को देख लें, और बेटा देखने के बाद जाओगे तो अच्छा ही रहेगा सब कुछ। चलिए ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का बेटा। बयासी प्रश्न हो गए थे। जिम कॉर्बेट पार्क की बात थी। भारत का पहला विकसित पार्क जिम कॉर्बेट पार्क है, जो उत्तर प्रदेश में था पहले, लेकिन 2000 के बाद उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में पहुंच गया है। अब ये उत्तराखंड में है, और 5 जून को मनाया जाता विश्व पर्यावरण दिवस। पहली बार 1972 में इसकी घोषणा हुई थी, 1973 में मनाया गया था। ओके, चलिए। जनसंख्या वृद्धि दर प्रभावित होती है उपरोक्त सभी से, यानी 84 का डी ऑप्शन है। 15 प्रश्न और रह गए हैं। मिनी माता रोग होता है मरकरी पारे से, मतलब मिनी माता जो होता है जिसकी वजह से होता है उसको हम कहते हैं मरकरी, को हिंदी में पारा कहते हैं। पारा, पारे की वजह से मिनी माता रोग होता है। ओके, चलिए। जल प्रदूषण का जो क्या कारण है, तो औद्योगिक सीवेज की वजह से भी सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप बात याद रख सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में, ये बहुत लेवल पर पूछा जाता प्रश्न है, तो राइट आंसर तो आपका ए है। और ये MIC गैस होती थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। MIC गैस है जिसके रिसने से घटना हुई थी, और इसका प्रभाव आज भी आप भोपाल में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, वहाँ बच्चे आज भी गूंगे बहरे पैदा होते हैं। चलिए, स्मोक किसका मिश्रण है, धुआं और कोहरे का। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 89 का। वनों की कटाई का मुख्य कारण बाढ़ और वनों की कटाई है। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है बताइए, तो फ्लड्स एंड ये वनों की कटाई, बाढ़ और वनों की कटाई। वनों की कटाई का मुख्य कारण वर्षा, बढ़ती मानवता आबादी है। सबसे मेन चीज़ क्या हो रही है, बाढ़ की वजह से नहीं हो रहा सब चीज़ें। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वनों की जो कटाई का मुख्य कारण क्या है, बढ़ती मानव आबादी है। आपने देखा बहुत सारा जो एरिया है, कहीं फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, कर मकान बन रहे हैं, क्योंकि बढ़ रही आबादी है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए, बढ़ती मानव आबादी की वजह से, और जो आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसको छोड़ के आप आंसर सी करिएगा। चलिए, पर्यावरण के मुख्य 2 घटक बताइए। जैविक और अजैविक होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। 91 का बी। ओके, पारिस्थितिक तंत्र शब्द लिया गया है, टांसले ने इसको दिया था, आपको ध्यान रखना है। टांसले ने, देखिए 2 बार ये शब्द आ गया, 2 बार ये प्रश्न आ गया, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपसे 2 बार प्रश्न एक ही उसके अंदर पूछ लिया गया है। तो आप निश्चित मानिए कि यहाँ से बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे, और आप आराम से पेपर को देख आइएगा। वनस्पति के अग्रदूत हैं लाइकेन। 93 का आंसर है बी। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया 21 जून को, पहला मनाया गया था 21 जून को सबसे पहला, और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय जो है योग दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी MIC गैस, मैंने आपको बता दिया है, पहली आंसर बताया था इसका। ओके, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट के 1984 में घटना हुई थी, भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी। चलिए, हरित क्रांति संबंधित है, मैंने बताया था हरित क्रांति जो संबंधित है आपकी, वो आपकी काय से संबंधित है, अनाज से। अनाज में भी क्या अनाज, कपास या गेहूं क्या, तो यहाँ पे अनाज से संबंधित लगा सकते हैं, लेकिन राइट आंसर इसका गेहूं होना चाहिए। हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन से बढ़ दिया। ठीक है,
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्राज़ील में, इस बात को ध्यान रखिएगा, 90 ब्राज़ील में। चलिए, फौना संबंधित है जंतुओं से, ओके, 98 का ए। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र क्या होता है? परितंत्र, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा वो होता है, बायोस्फीयर लगा रखा है, राइट आंसर है इसका। और पारिस्थितिक तंत्र की प्रेरक शक्ति क्या होती है? सौर प्रकाश, सनलाइट होती है। तो ये 100 प्रश्न थे मेरे भाइयों आप सबके लिए, ओके। तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि 24 तारीख में ये वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी होने वाली है, सभी छात्र छात्राओं के लिए। जो छात्र छात्रा जिनके पास जो है, सभी के पास ये कंपलसरी पेपर है। और ये 100 के 100 प्रश्नों को हमने बता दिया है। ये पेपर बीएससी का पेपर है ये, तो जाहिर सी बात है यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो आप ये समझिए, यदि 80% प्रश्न यहाँ से आएंगे आपके 100%, आप ये समझ लीजिए 80% प्रश्न अगर आप करके आएंगे तो मैं नहीं समझता कि आप फेल होंगे, आपके अच्छे मार्क्सों के साथ पास हो सकते हैं। और पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, एक बात ध्यान रखिएगा। तो यदि आप इस 40 मिनट की वीडियो को देख लेंगे 2 से 3 बार, क्योंकि 40 मिनट की इसलिए है क्योंकि ये 100 प्रश्न हैं, तो आप 1-2 बार देख लेंगे अपनी परीक्षा से पहले, तो निश्चित रूप का आपसे आपका फ़ायदा हो जाएगा। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा पीडीएफ के रूप में ना देकर मैं इसको जो है वीडियो के रूप में दे दूं, ताकि आप सुन सकें, लीड लगाकर भी इसको आप सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच और जय हिंद। जल्द ही अगले वीडियो मिलूंगा। धन्यवाद।